देखो लास्ट वाली क्लास तक हम लोग है ना जॉब कॉस्टिंग कर रहे थे। तो सिंपल है, यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालनी है और जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो हम पहले डायरेक्ट कॉस्ट की एंट्रीज करते हैं, फिर ओवरहेड्स की एंट्रीज कर रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, जैसे आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक ऑर्डर मिला है 100 यूनिट्स बनाने का। हमें एक ऑर्डर मिला है 100 यूनिट्स बनाने का, ठीक है। अच्छा, वो 100 यूनिट्स है ना, वो लिखा हुआ है कमोडिटी हैज टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स। वो जो भी हम यूनिट्स बनाने वाले हैं ना, वो 4 मशीन्स पर कंप्लीट होगी, ठीक है। 4 मशीन यूज करनी पड़ेगी हमें। मशीन पी को कितनी देर यूज करना पड़ेगा? 200 घंटे। मशीन क्यू को 160 घंटे काम करना पड़ेगा। मशीन आर को 240 घंटे काम करना पड़ेगा एंड मशीन एस को 132 आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? 100 यूनिट्स बनाने के लिए। मशीन पी कितनी देर काम करेगी? 200 आवर्स, क्यू 160 आवर्स, आर 240 आवर्स और एस 132 आवर्स। अच्छा, हर एक मशीन एक एक घंटे का कितना चार्ज करती है? ये देखो आवरली रेट दी हुई है। मशीन पी कितना चार्ज करती है? ₹1.25 पर आवर। तो अगर वो 200 घंटे काम कर रही है तो टोटल उसका कितना चार्ज हो गया? 200 इंटू 1.25, 350 रुपए। सॉरी, 250 रुपए। ऐसे ही क्यू भी अपना चार्ज कर रही है, आर भी अपना चार्ज कर रही है और मशीन एस भी अपना चार्ज कर रही है। अच्छा, ये जितनी भी रेट है ना, ये आवरली रेट गिवन है हमें। हमें पता है कि मशीन 1 घंटे का कितना चार्ज कर रही है और हमें यह भी पता है कि मशीन का वर्किंग टाइम कितना है, कौन सी मशीन कितनी देर तक के लिए काम कर रही है। पूरे साल कितनी देर के लिए काम कर रही है हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारी जॉब के लिए कितनी देर काम कर रही है, हमारे वर्क के लिए, हमारे ऑर्डर के लिए कितनी देर काम कर रही है, यहां पर यह दिया हुआ है कि हमारे ऑर्डर जो 100 यूनिट का ऑर्डर आया था ना, उसको बनाने में मशीन पी को 200 आवर्स, मशीन क्यू को 160 आवर्स, मशीन आर को 240 घंटे और मशीन एस को 132 घंटे 132 आवर्स लगेंगे। पर आर का कितना कितना चार्ज करें वो दिया हुआ है। अच्छा, हमें यह भी पता है कि हमारी जॉब को कंप्लीट करने में कितना मटेरियल लगेगा और कितनी वेजेस लगेगी। मटेरियल वेजेस को ऐड करेंगे तो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। उसके अलावा मशीन काम आ रही है फैक्ट्री में, तो मशीनों की कॉस्ट आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत? जो भी ये डेटा मैंने पढ़ा है तुम्हें, इस पे कोई दिक्कत? अच्छा, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना भी मटेरियल हमारे पास में था ना, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमारा काम कंप्लीट हो गया है और 400 रुपए का मटेरियल हमारे पास में सरप्लस बच गया। यानी हमने मटेरियल मंगवाया तो कितने का था? 8,000 रुपए का, लेकिन 400 रुपए का मटेरियल हमारे पास में बच गया तो हमने वापस से वो स्टोर को भेज दिया। यानी हमारी जॉब कंप्लीट करने के लिए हमने मटेरियल मंगाया था 8,000 रुपए का, काम में आया 7,600 रुपीज का ही। तो जितना काम में आया ना, उतनी ही कॉस्ट लिखी जाएगी जितना मटेरियल काम में आया, बाकी सबको हमने वापस से भिजवा दिया। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना ये पॉइंट्स। ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितना है? 40%। अच्छा, यूज टू का मतलब हुआ करता था, इसका मतलब यह होता है ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 40% हुआ करता था। लेकिन बट आगे लिख रखा है इसने, बट जब है ना हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की कॉस्ट भी बढ़ गई है। कितना बढ़ गया है? ऑफिस एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया है। पहले जितना हुआ करता था उसका 50% बढ़ गया है। ऑफिस एक्सपेंडिचर वर्क कॉस्ट का 40% हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑफिस ओवरहेड जो है ना, वो 50% बढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज समझना, मान लो आज की डेट में टेम्परेचर चल रहा है 20, मैं बोल रहा हूं कल टेम्परेचर 50% बढ़ जाएगा, तो कल कितना हो जाएगा? 30। तो जो पहले का है ना, उस पर इंप्लीमेंट होता है परसेंटेज, जब ऐसा कुछ दिया हुआ हो। तो 20 का तुमने 50% निकाला है,
ठीक है। आगे ये भी बोल रहा है कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है ना, देखो यहां पर बोल रहा है 10% ऑफ द प्रोडक्शन विल बी स्क्रैप्ड, खराब हो जाएगा और वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो स्क्रैप हमारे पास में बचेगा ना, हम उसको बेच सकते हैं और वो बिकेगा कितने कितने में? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 5% में बिकेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो तुमने मेरे को कोई ऑर्डर दिया 100 रुपए का आइटम बनाने का, और उस 100 रुपए का आइटम बनाने में ऐसा मान लो कुछ स्क्रैप बच गया और मैंने उस स्क्रैप को बेच के 10 रुपए बना लिए, तो अब तुम्हारे उस आइटम की रेट 100 रुपए रहेगी या 90 रुपए रहेगी? दोबारा से सुनो, तुमने मेरे को एक 100 रुपए का ऑर्डर दिया, ठीक है, तुमने मेरे को एक आइटम बनाने का ऑर्डर दिया, ऐसा मान लो उसको बनाने में 100 रुपए का खर्चा लगा, लेकिन बनाते टाइम कुछ स्क्रैप निकला था तो स्क्रैप मैंने बेच दिया, तो खर्चा कितने का लगा था? 100 रुपए का। स्क्रैप मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए अगर बेच देता हूं तो नेट खर्चा तो 90 रुपए का ही पड़ा ना फिर तो मेरे को, फिर तो 100 रुपए खर्च नहीं हुए ना मेरे। ठीक है। तो यहां पर जब भी कुछ सेल कर रहे हो ना तुम स्क्रैप को, वो कॉस्ट शीट में जुड़ता नहीं है, वो कॉस्ट शीट में से माइनस होगा। ठीक है। 10 रुपए जो तुमने सेल किया, स्क्रैप बेचा, स्क्रैप बेचा, तो तुमने 100 रुपए में से 10 रुपए माइनस किए, उसको जोड़ा नहीं वहां पर। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। और मैन्युफैक्चरर 20% का प्रॉफिट बनाना चाहता है ऑन द टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो हमें उसकी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है और उसको डिवाइड बाय 100 यूनिट कर देना है, क्योंकि 100 यूनिट हम बनाने वाले हैं, तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के देख लो। सर ये जो ब्लू और ग्रीन हाईलाइट किया है ना, ये वापस। कौन सा वाला? ऊपर वाला आवरली रेट? नहीं नहीं सर, ये नीचे पैराग्राफ में। तुम सर आफ्टर वर्क ऑर्डर हैज बीन देखो कंप्लीट यहाँ। देखो सुनो, आसान है पार्थ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वर्क कंप्लीट हो गया, 400 रुपए का मटेरियल हमारे पास में सरप्लस बचा हुआ था, वो हमने वापस से स्टोर को भेज दिया। हमने स्टोर से मटेरियल मंगाया था 8,000 रुपए का, 400 का वापस से भेज दिया, तो मतलब 7,600 का मटेरियल ही काम में आया। ठीक है। ओके सर, और ये नीचे वाली। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि ऑफिस ओवरहेड, एक मिनट रुको, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ऑफिस ओवरहेड यूज टू मतलब हुआ करते थे, कितना हुआ करते थे? वर्क कॉस्ट का 40% हुआ करते थे। ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 40% हुआ करते थे, लेकिन बट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया है, राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से ऑफिस ओवरहेड है ना, उनमें 50% का इंक्रीमेंट हो गया है। ऑफिस ओवरहेड जो पहले 40% हुआ करते थे, अब उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है। तो ऑफिस ओवरहेड जो भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे ना, वो 50% के इंक्रीमेंट के साथ में कैलकुलेट करेंगे। 40% डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसमें 50% का इंक्रीमेंट करके लिखेंगे। ओके ठीक है। सर, मतलब ये 60% हो। बिल्कुल, ये 60% हो गया। अच्छा, 60% किसका होगा ये? साफ साफ लिखा हुआ है 40% वर्क अगर कॉस्ट वर्क का। कॉस्ट का है तो 60% भी वो वर्क कॉस्ट का ही होगा। ठीक है। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, और बाकी वो स्क्रैप वगैरह हम देख ही लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में वही कॉस्ट शीट बनानी है। प्राइम कॉस्ट सबसे पहले आएगी, डायरेक्ट वाले खर्चे पहले आएंगे, फिर फैक्ट्री वाले खर्चे आएंगे, फिर ऑफिस वाले खर्चे आएंगे, फिर बाद वाले जो भी हमने स्क्रैप वगैरह बेचा है वो सब माइनस हो जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल हम कितना लिखे यहां पे? 8,000 रुपए का। डायरेक्ट मटेरियल हम 8,000 रुपए का लिखे, वापस भी तो कर दिया हमने कुछ मटेरियल, तो 7,600 का तो मटेरियल यूज किया। अच्छा देखो, उसकी एंट्री कैसे लिखोगे? तुम ऐसे लिखोगे 8,000 माइनस 400, डायरेक्ट 7,600। तुम अभी तो लिख दो, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा वो। तो यहां पर टोटल आएगा, अमाउंट आ जाएगा 7,600। इतना अमाउंट का मटेरियल हमने हमारी जॉब के लिए यूज किया। ठीक है, ऐड कर दोगे इसमें क्या? डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस में तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है ना झगड़ा करने को कि इतनी वेजेस कम करनी है ज्यादा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा वेजेस बढ़ने वाली है कम होने वाली है, नहीं। तो डायरेक्ट वेजेस सीधा सीधा 500 रुपए की आ जाएगी। तो 500 रुपए यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट वेजेस। अरे कॉमा क्यों लगा दिया मैंने? डायरेक्ट वेजेस हम यहां पे लिख रहे हैं 500। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। $8,100, 8,100। दिक्कत प्राइम कॉस्ट में। अच्छा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए 4 मशीन काम आ रही है, ऊपर हमने पढ़ा था। मशीन के नाम है PQRS। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहां पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 4 मशीन्स काम आ रही है, PQRS। अच्छा, कौन कौन सी मशीन कितनी कितनी देर काम कर रही है? 200 घंटे, 160 घंटे, 240, 132। ठीक है, P काम कर रही है 200 घंटे, Q काम कर रही है 160 घंटे, R काम कर रही है 240 एंड 132, 240 एंड 132। अच्छा, पर आर का कितना चार्ज कर रहे हैं? 1.25, 2.5, 3 और 2.25। 1.25, 2.5, 3 एंड 2.25। अच्छा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 250, 250। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 400। नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 297। अच्छा, इन सबको ऐड करके लिख दो एक साथ में। 1667। ये हमारे हो गए फैक्ट्री ओवरहेड, है ना? ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। और जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर ऐड कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट। ये हो जाएगी 9767। ठीक है। अच्छा, वर्क कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं इसके बाद में? ऑफिस। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड कितना होने वाला है? 60% ऑफ वर्क कॉस्ट। इसका है ना, हमें अलग से वर्किंग नोट, या तो अलग से वर्किंग नोट बनाओ, या फिर तुम क्या करोगे, देखो वर्क कॉस्ट कितनी है? 9767। वर्क कॉस्ट है 9767। पहले कितना हुआ करता था?
पहले कितना हुआ करता था, ध्यान से देखना, पहले हुआ करता था 40%। ठीक है, पहले हुआ करता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40%, लेकिन अभी ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं। कितने परसेंट से बढ़ गए हैं? तो 40% प्लस 50% करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 90%। पक्का? 40% का 50%। अब देखो सुनो, तुम करके देखो, 40% प्लस 50% करोगे ना तो ये 60% होगा। अगर तुम दोनों को सेपरेटली ऐड करोगे तो 90% होगा, अदरवाइज ये 60% होगा। अब पता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक बार तो 60% ही लिख दूंगा, और ये जो 60% वाली कैलकुलेशन है ना, ये नीचे अलग से वर्किंग नोट बना के दिखा दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, तो अलग से भी कर सकते हो तुम इसको, यहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग से दिखा दूंगा, अदरवाइज तुम्हें कंफ्यूजन होगा इसमें। अच्छा कितना लिखे इसको? 5860.2 मैं एक बार के लिए इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, यानी डेसिमल वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम यहां पर। दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अच्छा, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में, एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या? क्या क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ही नहीं तो हम आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ेंगे भी नहीं। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, लेकिन हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा ना वही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। इसी को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी बोल दो तुम इसको, इसी को तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि इस बार सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ही नहीं ना हमारे पास में, तो इसको तुम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। जो कितना आ रहा है, एक मिनट रुको, 15,627। दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब क्वेश्चन है ना, एक बात बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसका 10% प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। वापस से देखो, इस लाइन पर आते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है 10% ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया उसका 10% क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। हमने कितने रुपए का अमाउंट का प्रोडक्शन किया है? 15,627 रुपए के अमाउंट का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन लिख के समझा रहा हूं। हमने 15,627, तुम नोट डाउन मत करना, उसका 10% क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन खराब हो गया? 1562 रुपए के आसपास का प्रोडक्शन खराब हो गया। ऐसा ही है? ठीक है, ये मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पर स्क्रैप की, तो इतना स्क्रैप खराब हो गया, यानी इतना आइटम स्क्रैप में चला गया। अच्छा, उसको है ना स्पेसिफिकेशन जितना जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं बनाए तो वो हो जाएगा स्क्रैप, और जो स्क्रैप आउटपुट है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 5% ही देगा तुम्हें। ठीक है, जो भी तुम्हारा स्क्रैप आउटपुट है, जो भी हमारा स्क्रैप आउटपुट, ये स्क्रैप आउटपुट ये कितना पैसा कमा कर देगा तुम्हें? 5%। तो यहां पर इंटू 5% और कर दोगे। दोबारा से, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है यानी जितना हमने आइटम प्रोड्यूस किया है उसका 10% हो जाएगा स्क्रैप, और इस आइटम की वैल्यू कितनी रहेगी? 5% ही वैल्यू मिलेगी तुम्हें। जितना हमने प्रोडक्शन किया है उसका 10% हो जाएगा स्क्रैप,
और तुम्हें उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 5% ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे कि तुमने है ना घर पे फर्नीचर का काम चलवा रखा है, तो तुम बोर्ड वगैरह लेके आते हो, बोर्ड प्लाई है ना, ये सब लेकर आते हो, माइका सनमाइका बोलते हैं जिसको। अच्छा, जब भी फर्नीचर का काम चलता है ना, तो बहुत सारा स्क्रैप बचता है। वो स्क्रैप वैसे बिकता नहीं है, लेकिन तुम चाहो ना तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो चूल्हा वगैरह यूज करता है या जो चारकोल का काम करता है, तुम उसको बेच सकते हो अगर बहुत सारी क्वांटिटी में है तो। अच्छा, मान लो तुम उसको बेचना चाहते हो, तो जितने में तुमने खरीदा था उतने में ही बिक जाएगा क्या वो? मान लो तुमने बोर्ड खरीदा था 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उतने में ही बिक जाएगा वो? नहीं बिकेगा ना। तो ध्यान से देखना, जितनी हमारी स्क्रैप की वैल्यू थी, हमारी स्क्रैप की वैल्यू थी कितनी? 1500 रुपए के आसपास, 1562 रुपए 70 पैसे आएगा इससे, 1562.7। लेकिन हमें 1562 रुपए वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी? उसका केवल 5% ही वैल्यू मिलेगी। तो अगर तुमने बोर्ड 10 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा है ना, तो उसका 5% का मतलब हो गया 50% स्क्वायर फीट में उसका स्क्रैप बिकेगा। ये कुछ इस तरह से है कैलकुलेशन। अच्छा, ये है हमारे पास में स्क्रैप, ये है हमारे पास में स्क्रैप, और स्क्रैप को हम क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि स्क्रैप की क्या हो रही है हमारे पास में? सेल। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, दोबारा से लिख देता हूं। हम लेस कर रहे हैं सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, स्क्रैप की वर्थ जितनी है, स्क्रैप कितने वर्थ का है? प्रोडक्शन हुआ 15,627 रुपए का, जिसमें से 10% स्क्रैप निकल गया, यानी स्क्रैप की वर्थ कितनी है? 1500 रुपए के आसपास। लेकिन बिकेगा कितने में वो? 5% वैल्यू में ही बिकेगा। तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे? 78 रुपीज। पॉइंट में आ रही है ना, तो पॉइंट में इग्नोर करो। 78 पॉइंट क्या आ रहा है? हाँ तो ठीक है, आगे वाला पॉइंट इग्नोर करो। अच्छा, ये माइनस करोगे तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको बोला जाएगा रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम बोलेंगे रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं। और कितनी हो जाएगी? 15,000, ठीक है, 549, 549। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कैसे कैलकुलेट किया? ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? ये वाला पॉइंट 15,627 का 10%, जिसकी वैल्यू रहेगी 5%। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसमें प्रॉफिट भी ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट ऐड करना है, वो ऐड कर देते हैं, हम यहीं पर ऐड कर देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कितना ऐड करना है, ध्यान से दिखाता हूं मैं तुम्हें, यहां पे देखना। टोटल कॉस्ट का कितना? टोटल कॉस्ट का 20%। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 15,549, 15,549, 15,549 का 20%, 3,109। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो फाइनली हमारी क्या आती है? सेल्स या सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम इसको बोलेंगे सेल्स या सेलिंग प्राइस। कितनी आ रही है? 18,658, 18,658, 18,658। दिक्कत इसमें किसी को? कर दो, एक बार कंप्लीट कर दो।
अच्छा, टेबल के नीचे तुम्हें वर्किंग नोट लिखना है। किस चीज का वर्किंग नोट लिखोगे? वो 60% वाला है ना, ऑफिस ओवरहेड वाला वर्किंग नोट आएगा, ध्यान से देखना। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ था? 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये पास्ट का डेटा है कि पास्ट में 40% लगता था, लेकिन हमें ऑफिस ओवरहेड को नया करना है, तो नए को बोलते हैं रिवाइज्ड। अच्छा, रिवाइज्ड कैसे निकलेंगे? देखो, 40% तो रहेगा ही रहेगा, 40% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 40% का 50% और हो जाएगा। 40% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 40% का 50% और हो जाएगा। तो देखो, जब ये 40% है और 40% का 50% कितना हो जाएगा? 20%। और टोटल जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 60% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 60%। अब देखो है ना, यहाँ पे जब परसेंटेज के साथ प्लस यूज किया जाता है ना, इसके तो मैं मायने समझाता हूं। पता नहीं तुमने देखा है या नहीं देखा है, कई दुकानों पे लिखा होता है सेल 50% प्लस 40%। कई दुकानों पे लिखा होता है सेल चल रही है 50% प्लस 40%, तो इसका मतलब 90% की सेल चल रही है क्या? तो फिर 50% प्लस 40% सेल चल रही है, तो इसका मतलब 90% की सेल चल रही है क्या? इसका मतलब यह है कि देखो, 100 रुपए 70%। का कोई आइटम है ना, पहले तुम्हें उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50 रुपए में मिलेगा, और फिर उस आइटम पे तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 50 का 40 हो गया 20, 50 का 40% हो गया 20, यानी वो आइटम तुम्हें कितने में मिलेगा? तो 90% की सेल नहीं चल रही है, 70% की सेल चल रही है। ये फर्क होता है। ठीक है, तो परसेंटेज के साथ जब भी प्लस वगैरह यूज करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर जब परसेंटेज के साथ बीच में प्लस लिखवाया था ना, मैंने मना कर दिया था, बोला अभी एक बार के लिए इग्नोर करो इसको। तो ये हो जाएगा 60% ऑफ वर्क कॉस्ट। अच्छा, एक और कुछ अजम्पशन भी लिखनी है क्या हमें इस क्वेश्चन में? डेसिमल को इग्नोर किया गया है। ठीक है, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अजम्पशन लिखोगे, डेसिमल को इग्नोर किया गया। अभी मत लिखना, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि एक यूनिट की वैल्यू, अ यूनिट, एक यूनिट की प्राइस निकाल के बताओ। अच्छा, ये वाली जो प्राइस आई है कितनी यूनिट्स की आई है? 100 यूनिट्स की, क्योंकि हमने 100 यूनिट्स बनाई थी। ठीक है, तो अभी हम फाइनली निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस एक यूनिट की। अभी हम यहां पे निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट की 18,658 रुपए टोटल प्राइस है फॉर 100 यूनिट्स। तो 186.58 एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 186.58 एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मॉड्यूल में 186.59 आ रही है। नहीं, उसने भी डेसिमल यूज नहीं किया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 3110 का प्रॉफिट होगा, वो 9 के बाद में कुछ 0.5 ऐसा कुछ वही है। हाँ, बस यहीं पे डिफरेंस आ रहा है वो। ये देखो, मॉड्यूल में भी देखोगे ना, तो वो 3110 का लिखा हुआ है यहां पर। एक मिनट रुको,
यहां पर देखो 3110 का प्रॉफिट लिखा हुआ है, 3110 रुपए का। तो 3109 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 0.8 आ रहा था ना, तो इसको 3110 करना था फिर हमें यहां पर। ठीक है, इसको 3110 करना था। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम डेसिमल को राउंड ऑफ कर रहे हो ना, तो 0.5 वाला ध्यान रखा करो। 0.5 से पहले अगर वैल्यू आ रही है तो उसको पहले वाले ही लिखा करो, 0.5 के बाद आ रहा है तो फिर उसको बाद वाले में कन्वर्ट कर दिया करो। तो जैसे यहां पर ये 3110 होना चाहिए था, 109 नहीं होना चाहिए था, और इस वजह से यहां पर 58 की जगह 59 होना चाहिए था। 1 रुपए का फर्क पड़ रहा है बस ये वाला, और इस वजह से यहां पर भी ये अभी है ना, तुम चेंज मत करना, लेकिन ध्यान रखना तुम काटा पीटी मत करना। मेरे पास तो क्या है, ऑप्शन है, मैं तो बदल सकता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले ही कर लिया है, 4 करते हैं। चलो, आसान क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है पेज नंबर 307 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 307। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 307। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एबीसी। ठीक है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एबीसी। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, वो केवल एक ही कस्टमर के लिए ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कस्टमर अलग अलग ऑर्डर करता है, तो अलग अलग ऑर्डर है और उनको तीनों डिपार्टमेंट से होकर निकलना पड़ता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नीचे डेटा दिया हुआ है। डिपार्टमेंट देखो, टोटल मटेरियल कितना लगा ये हमें पता है, टोटल मटेरियल कितना लगा। आगे हर एक डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वेजेस हमने पे की है, 40,000, 20,000, 30,000, तो टोटल वेजेस हमने कितनी पे की है, 90,000। और हमारे इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ओवरहेड। और कौन से ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है, फैक्ट्री में हो रही है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें यहां पर दिए हुए, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड से। अच्छा, ये पता है किसके दिए हुए हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है ये सारे ऑर्डर्स का डेटा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर, और ये सारे ऑर्डर्स का डेटा है यहां पर। ठीक है, अब हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उस पर्टिकुलर ऑर्डर में मटेरियल कितने का लगा है, 1,000 रुपए का। लेबर कितने कितने की लगी है, ये दिया हुआ है। और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है यहां पर, और टोटल कॉस्ट दी हुई है 2,200 रुपए। दिक्कत, ना कोई ऑफिस है, ना कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और फैक्ट्री ओवरहेड है, तीन ही कॉस्ट है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, जनरल मैनेजर जब चेक करता है तो उसको एक आइडिया आता है, उसको एक हैजी आइडिया, उसको एक चीज समझ में आई। बेसिकली क्या चीज समझ में आई, कि जितने भी ऑर्डर है ना, हमने उनकी प्राइसिंग कम कर रखी है, अंडर प्राइस्ड है वो। ठीक है, जैसे कि तुमने जब 12th में ट्यूशन पढ़ी थी, तुमने कभी 12th में, 12th क्लास में, तो अकाउंट्स की फीस कितनी हुआ करती थी तुम्हारी 12th क्लास में? अच्छा मान लो अगर तुम पढ़ते तो फीस कितनी पे करते, 10,000 रुपए। चलो बस एक महीने की ना, हाँ तो
ऐसे कौन पढ़ा रहा है 1500 रुपए में? आरबीएसई से थे क्या तुम? हाँ, सर फिर बात 9,000 साल के। आरबीएसई वाली बात अलग है। आरबीएसई के लिए पता नहीं क्यों ऐसी अलग प्राइस है। नहीं 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 होती है, नहीं होती। मैं पढ़ाता हूं, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मेरे को पता है ये बात। इतनी प्राइस नहीं होती। मैं आरबीएसई वालों को इसीलिए मैथ्स नहीं पढ़ाता, ठीक है। सीबीएसई वाले बहुत सारा पेमेंट देते हैं। सीबीएसई वाले देते हैं 15,000। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं 15,000 अकाउंट्स के और 18,000 रुपए मैथ्स के। लेकिन ठीक है, तुम लोगों के हिसाब से 10-12,000 रुपए हम एक बार के लिए प्राइस मान लेते हैं, एवरेज प्राइस। सिर्फ आरबीएसई की फीस। बात आरबीएसई स्कूल की फीस कितनी होती है और सीबीएसई स्कूल की फीस कितनी होती है? तो बस ना, पढ़ाते तो वही है ना, है ना। मेरी बेटी पता है कौन सी, मेरी बेटी 5th क्लास में है। उसकी फीस तुम्हें क्या लगता है सीबीएसई स्कूल में कितनी फीस होगी उसकी? 50,000 रुपए, 55,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए, ठीक है। अब मैं उसको निकलवा रहा हूं, लेकिन उस स्कूल से कुछ ज्यादा ही फीस है, उस स्कूल की बहुत ज्यादा फीस है। नहीं है, तुम जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे पता लगेगा तुम लोगों को कि नहीं है ये फीस ज्यादा। और आज है ना, किसी भी सीबीएसई स्कूल उठा लो तुम, अच्छा सीबीएसई स्कूल है ना, ऐसे कोई आलतू फालतू नहीं, अच्छा सीबीएसई स्कूल उठाओ, किसी की भी फीस है ना 80,000 लाख रुपए से कम नहीं है, किसी की भी। तुम है ना ये उठा लो, एसएमएस उठा लो, सबसे सस्ता सीबीएसई स्कूल पता है तुम्हें कौन सा है? ये एमजीडी। मेरी बेटी जब तक वहां पर, अभी जो छोटी वाली बेटी है ना, वहां पर क्या है कि 5th क्लास से वो डे बोर्डिंग टाइप का सा कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी छोटी वाली बेटी अभी वहां पर है, तो उसकी फीस लग रही है 78,000 के आसपास लग रही है, छोटी वाली बेटी। लेकिन बड़ी वाली बेटी की फीस 2 लाख रुपए के आसपास है, 1,80,000 रुपए प्लस बाकी सब चीजें छोड़ दो, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं जोड़ा उसके अंदर, ठीक है। अभी उनको माउंटेनियरिंग के लिए लेकर गए थे झालाना के अंदर, वो पहाड़ चढ़ाने के लिए लेकर गए थे, 2100 रुपए लिए थे उसके, ठीक है। तो बाकी सब खर्चे मैं नहीं जोड़ रहा, तो वो फीस अलग कर दो। अच्छा, उनके स्कूल में 3 यूनिफॉर्म 4 यूनिफॉर्म चलती है उनके स्कूल में, ठीक है। एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, एक उनके वो होता है क्या बोलते हैं अपने नहीं नहीं, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म तो होती है, स्कूल यूनिफॉर्म होती है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होती है, उसके अलावा उनका है ना हाउस की यूनिफॉर्म भी होती है, उनके हाउस की यूनिफॉर्म भी होती है। वो ऑरेंज हाउस में है ना, तो उसके ऑरेंज हाउस की, उनका कोई हैरी पॉटर टाइप का सा सिस्टम चल रहा है उनके। और जैसे हैरी पॉटर में हाउसेस होते हैं ना, ऐसे उनके भी हाउस की यूनिफॉर्म होती है। स्कूल की यूनिफॉर्म है, अच्छा स्कूल की भी 2 यूनिफॉर्म है, एक व्हाइट है एक ग्रे है, फिर एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, एक हाउस यूनिफॉर्म है। अच्छा, एक एक यूनिफॉर्म के 2-2 सेट लेने पड़ते हैं। अब एक सेट, क्योंकि बच्चा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म एक दिन में गंदी करके लेकर आएगा, पक्की बात है। बच्चा अगर व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, बुधवार को पहनकर जाते हैं वो व्हाइट यूनिफॉर्म, एक दिन में गंदी करके लेकर आएंगे एक दिन में, तो 2-2 सेट खरीदने पड़ते हैं। अब स्कूल यूनिफॉर्म का खर्चा आता है कम से कम, बता रहा हूं, एक सेट मान के चलो तुम 8 से 10 हजार के बीच में, ठीक है। तो अभी वो अलग है। अच्छा, उनके है ना, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोगों ने सिर्फ आरबीएसई बोर्ड सुना था, हम लोग सीबीएसई भी बहुत कोई रेयर स्कूल हुआ करते थे। अच्छा, आज की डेट में तुम लोगों ने 2 बोर्ड सुन रखे हैं, सीबीएसई आरबीएसई। अच्छा, क्या उसके अलावा भी बोर्ड्स होते हैं क्या? इंटरनेशनल बोर्ड होता है, और उसके अलावा एनसीईआरटी नहीं होता, बोर्ड नहीं होता। एक कैम्ब्रिज बोर्ड भी होता है, कैम्ब्रिज बोर्ड। यहां पर है ना एमजीडी के अंदर कैम्ब्रिज बोर्ड चलता है। एक है ना पेन बोर्ड भी होता है, पेनिसिल्वेनिया बोर्ड भी होता है। आजकल बहुत सारे अलग अलग बोर्ड चलते हैं। जैसे हम लोगों के टाइम पे केवल एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, राजस्थान। अब हर कॉलेज खुद की यूनिवर्सिटी बना रखा है, ठीक है। तो अब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज है, तो बहुत सारे बोर्ड चलते हैं। तो 1,78,000 उसकी सीबीएसई करिकुलर की फीस है। अगर उसको कैम्ब्रिज बोर्ड भी मेरे को पढ़ाना होता, तो हर महीना एक्स्ट्रा 7,000 रुपए पे करने हैं, 12,84,000 रुपए हर साल के अलग से पे करने होंगे, अगर मैं कैम्ब्रिज बोर्ड में उसे पढ़ाता हूं तो तुम भूल जाओ स्कूलों की फीस। अब कंपेयर करो आरबीएसई और सीबीएसई स्कूल की फीस, तुम कहीं नहीं अड़ोगे उसके अंदर। तो अगर तुम आरबीएसई की ट्यूशन फीस और सीबीएसई की ट्यूशन फीस भी कंपेयर करते हो ना, तो भी उन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और इवन आरबीएसई हिंदी मीडियम, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम की फीस भी अलग होती है। आरबीएसई हिंदी मीडियम की फीस पड़ती है 10-12 हजार रुपए पूरे साल की, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम की फीस पड़ती है 30-35 हजार रुपए पूरे साल की। यह भी फर्क होता है यहां पर, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सुनो,
मैं यहां पर ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि जब तुम 12th क्लास में अकाउंट्स पढ़कर आते हो तो वहां पर तुम 10,000 रुपए पे करते हो, लेकिन जब तुम सीए में इंटर की अकाउंट्स पढ़ते हो ना तो तुम 5,000 रुपए पे करते हो। जबकि सीए में इंटर की अकाउंट्स 12th क्लास की जो जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स है उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है, उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम पे करते हो कम। अंडर प्राइसिंग चलती है यहां पर, अंडर प्राइसिंग ड्यू टू मार्केट कंपटीशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि 12th में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं सब ट्यूशंस लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो 12th वाला बच्चा आगे जाके सीए करेगा, सीएमए करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, क्या करेगा वो उसकी मर्जी है। एक बार तुमने 11th क्लास में कॉमर्स लिया तो तुम्हें 12th तो करनी ही करनी है, लेकिन 12th करने के बाद क्या ये जरूरी है क्या कि वो बच्चा सीए करेगा, क्या वो बच्चा सीए में करेगा? 12th में अगर राजस्थान में 50,000 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है कॉमर्स में बच्चे 12th में, राजस्थान में कॉमर्स में बहुत कम बच्चे हैं, तो 12th कॉमर्स में अगर राजस्थान में 50,000 बच्चे हैं ना, तो उनमें से केवल 10,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो आगे जाके प्रोफेशनल सीए, सीएमए, सीएस इस तरह की पढ़ाई करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा है, और अगर ऐसा है कि बायर कम है सेलर ज्यादा है तो उसको बायर का मार्केट बोला जाता है। सेलर ज्यादा है ना तो लड़ाई होगी, प्राइस कटिंग वॉर चलेगी और प्राइसेस हो जाएगी कम। तो ऐसा ही यहां पर मैनेजर को लगा, मैनेजर को ऐसा लगा कि हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना वो कम है, हमारी प्राइस अंडर प्राइस्ड है, ठीक है। उसने एक कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म की सर्विस ली, हेल्प ली, और तुम उसके मेंबर हो, और तुम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गए हो। इन्वेस्टिगेशन में पता है तुम्हें इस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तुम्हें इस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या? तुम बताओ, ऐसे अभी जब जितना भी तुमने कॉस्ट वगैरह पढ़ा है उसमें तुम्हें इस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं लग रही है? मैं दिखाऊं तुम्हें। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की एक साथ ही ऐड करके लिख दी उसने, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनडायरेक्ट 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग आ रही है, और तीनों डिपार्टमेंट में एक जैसा काम भी नहीं हुआ है। किसी डिपार्टमेंट ए में 120 रुपए का काम हुआ है, डिपार्टमेंट बी में 280 रुपए का काम हुआ है, डिपार्टमेंट सी में 200 रुपए का काम हुआ है, एक जैसा काम भी नहीं हुआ है। और उसने क्या कर दिया, सबको एक साथ करके लिख दिया। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। जब इस तरह से ओवरहेड्स लिखे जाते हैं ना, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम थी, जब इस तरह से ओवरहेड लिखे जाते हैं ना तो यहां पर होने लग जाती है प्रॉब्लम। तो यहां पर यही इश्यू है, ये जो अंडर प्राइसिंग की मैनेजर बात कर रहा है ना, वो ये वाली प्रॉब्लम है, अंडर प्राइसिंग इसकी वजह से हो रही है। वो पता है क्या कर रहा है मैनेजर, ध्यान से देखना, वो बोल रहा है कि जितना खर्चा लेबर में लग रहा है ना, टोटल खर्चा, उतना ही टोटल खर्चा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लग रहा है। तो जितना खर्चा उसने लेबर के लिए निकाला ना, उतना ही उसने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए डाल दिया, जो गलत है। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट 120 रुपए का काम करके दे रहा है तुम्हें, कोई डिपार्टमेंट 200 रुपए का काम करके दे रहा है तुम्हें, कोई डिपार्टमेंट 280 का काम करके दे रहा है तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि जितना तुम डिपार्टमेंट सी के लिए देख लो ना, तुम यहां पर भी देखो ना, टोटल चाहे सेम है लेकिन यहां पर तो डिफरेंस है ना, यहां पर तो डिफरेंस है ना, टोटल चाहे सेम, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, डिफरेंस है यहां पर। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम ये समझते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको सीधा सीधा नहीं लिखना चाहिए था, इसको डिपार्टमेंट वाइज करके लिखना चाहिए था। अगर ये ऊपर डिपार्टमेंट वाइज नहीं गिवन होती ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था, फिर मैं इसको डायरेक्ट भी लिखता तो चलता। जैसे हमने पहले देखा था सेलिंग कॉस्ट के साथ में, सेलिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज गिवन नहीं थी तो हमने इसको डायरेक्ट वहां पर ऐड कर दिया था। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसमें कुछ गलती है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कि कहां पर फ्लॉ है, कहां पर प्रॉब्लम है। तो मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका पता लगाने के लिए मेरे को बनानी पड़ेगी यहां पर कॉस्ट शीट, ठीक है। अब कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, आगे बोल रहा है इस कॉस्ट शीट को दोबारा से बनाओ, रिवाइज करो, इसको दोबारा से बनाओ। ध्यान से देखना, मेरे को है ना मटेरियल में कोई इश्यू नहीं है। मैं अगर यहां पर डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू 1,000 रुपए लिख रहा हूं ना,
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं डायरेक्ट लेबर जो है 120 रुपए, 280 रुपए और 200 रुपए, मतलब 600 रुपए, मैं इसको भी यहां पर लिख रहा हूं ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं प्राइम कॉस्ट है ना 1600 लिख रहा हूं, यहां तक सब कुछ सही है, मेरे को यहां तक एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इसने सीधा सीधा लिख दिया इसको, जबकि ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। अब देखो मेरे को इसको कैसे चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए ध्यान से समझना, हम ऊपर वाले डेटा पर जाएंगे। डिपार्टमेंट ए में जितनी लेबर लग रही है ना, उसका 50% मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे लग रहे हैं, है ना। तो डिपार्टमेंट ए में कितने रुपए की लेबर लगी? 120 रुपए की लेबर लगी ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे कितने लगेंगे? 60 रुपए के, आधी लगने चाहिए। डिपार्टमेंट बी में जितनी लेबर लग रही है ना, उसका डबल, मतलब 200% मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे। तो डिपार्टमेंट बी में कितनी लेबर लगी, तो डबल कितना होता है 280 का? 560 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस होने चाहिए। और डिपार्टमेंट सी में जितनी लेबर लग रही है ना, उतने ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। मतलब लेबर कितने की लग रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कितने के होने चाहिए, और ये होने चाहिए टोटल 820 रुपए के। जबकि हमने यहां पर कितने लिखे, जो गलत है, हमने अंडर प्राइसिंग 220 रुपए कम लिख रखे, जबकि होने चाहिए थे वो 820 रुपए के। तो तुम्हें यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तुम कॉस्ट शीट बनाओगे तुम खुद ट्राई करना इसको, कॉस्ट शीट बनाने का। ठीक है, अब मैंने तुम्हें समझा दिया क्या करना है इसमें, कॉस्ट शीट बनाने का तुम लोग खुद ट्राई करना। जब मैं यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड निकालूंगा ना, फैक्ट्री ओवरहेड, तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? डिपार्टमेंट ए में कितने लग रहे हैं? लेबर का 50%, मतलब 60 रुपए। डिपार्टमेंट बी में कितने लग रहे हैं? लेबर का 200%, मतलब 560 रुपए। और डिपार्टमेंट सी में कितने लग रहे हैं? लेबर का 100%, मतलब 200 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना लगना चाहिए था? 1600, 800, 2420 रुपए लगना चाहिए था, लेकिन टोटल खर्चा कितना लग रहा है, जो गलत है। टोटल खर्चा लगना चाहिए था 2420, लेकिन लग कितना रहा है? 2420 लगना चाहिए, 2420, लेकिन लग रहा है 2200, तो गलत है। यानी 220 रुपए कम प्राइस कर रखी है उसकी। ठीक है, तुम खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, डेटा तुम्हारे सामने है, खुद ट्राई करके देखना, खुद शीट बनाना, अजम्पशंस, वर्किंग नोट तुम खुद लिखोगे। कल मैं तुमसे ये देखूंगा कि क्या तुमने सही अजम्पशन, सही वर्किंग नोट लिखे हैं या नहीं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। और क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं। एक ही क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है।